नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग जिसे कहते हैं, इसका काल है 1952 से 1953। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है मुदालियर आयोग, इसके क्या कार्य हैं, इसने शिक्षा में अपना क्या योगदान दिया, इसके स्थापना के क्या उद्देश्य थे, यह कैसे स्थापित हुआ, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे आज इस वीडियो में। जो कि हमें एमए एंट्रेंस एग्जाम, एमएड के बाद हमें नेट में, उसके बाद बीएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में काम देता रहेगा। तो आइए जानते हैं क्या है मुदालियर आयोग। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करना न भूलें, जिससे बाकी के साथियों की मदद की जा सके। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जब गठन किया गया तो उस समय वर्तमान उच्च शिक्षा में जो भी गलतियां थी उनको दूर करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो उसी तरह माध्यमिक शिक्षा में भी जो गलतियां थी, कमियां थी, उनको दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए एक समिति का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन इसलिए किया गया क्योंकि उस समय जो शिक्षा थी वो एक मार्गी थी। एक मार्गी का अर्थ सिर्फ ये है कि एक उद्देश्य को पूरा करती थी। एक उद्देश्य का अर्थ ये है कि या तो जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है व्यक्ति, जो इंटर पास हो रहा है, वो या तो यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेगा विश्वविद्यालय शिक्षा में, या तो कहीं नौकरी करेगा। इसके अलावा वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आज के समय तो इंटर पास करके लोग क्या कहते हैं, स्वरोजगार कर ले रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं इंटर पास करके। लेकिन उस समय या तो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है या तो सिर्फ आपको नौकरी करनी है। तो एक मार्गी से बहुमार्गी, बहुउद्देशीय बनाने के लिए हमें इसकी स्थापना की गई माध्यमिक शिक्षा आयोग की। तो आइए जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1948 में सरकार को सुझाव दिया कि एक बोर्ड का गठन करना चाहिए जो कि माध्यमिक शिक्षा में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके एक उचित सुझाव प्रदान कर सके। और इस पे जनवरी 1951 में सरकार का ध्यान इस समिति ने, जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसने एक बार फिर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात सरकार ने 23 सितंबर 1952 को एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। उन्हीं के नाम पे ये आयोग का नाम मुदालियर आयोग पड़ा है। और देखते हैं कि आयोग के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या थे। तो सबसे पहले आयोग का जो उद्देश्य था कि माध्यमिक, संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन कैसा है इसके संबंध में सुझाव प्रदान करना। उसके बाद इसका दूसरा उद्देश्य था पाठचर्या, शिक्षण स्तर के बारे में पता लगाकर उनके उद्देश्यों को निश्चित करना, अर्थात माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य कैसा हो इसको निर्धारित करना। इसके बाद तीसरा है इसका उद्देश्य इस आयोग का कि शिक्षकों के वेतनमान को निर्धारित करना तथा उनके सेवा कार्यों को निर्धारित करना कि उनका क्या सेवा कार्य होना चाहिए और उनका कितना वेतन होना चाहिए। उसके बाद चौथा है विषयों के संदर्भ में सुझाव प्रदान करना। उसके बाद पांचवा आता है परीक्षा के विषय में अपने सुझाव देना, अर्थात परीक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए परीक्षा का, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, निबंधात्मक होनी चाहिए, लघु उत्तरीय होनी चाहिए, कैसे या तीनों का समावेश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ये परीक्षा, इसके संबंध में अपने सुझाव प्रदान करना। उसके बाद पांचवा उद्देश्य था इसका स्थापित होने का कि अन्य समस्त पहलुओं का अध्ययन करके उनके विषय में सुझाव प्रदान करना, जैसे पाठशालागामी क्रियाएं हैं और बाकी पुस्तकालय हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, सबका अध्ययन करके उनके विषय में अपना सुझाव प्रदान करना। तो आइए अब देखते हैं इसका प्रतिवेदन क्या था। आयोग का प्रतिवेदन जो है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की और उसे
माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों के पास भेजा। संपूर्ण भारत में जो जो लोग माध्यमिक शिक्षा जुड़े थे उनके पास वो प्रश्नावली भेजा और उनके द्वारा प्राप्त जो उत्तर थे, उनसे जो उत्तर मिले थे उनका संग्रह किया, उन पर गहन अध्ययन किया तथा माध्यमिक शिक्षा का भी अत्यधिक गहराई से अध्ययन करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और यह जो रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की वह 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया था। उसकी यह रिपोर्ट 244 पन्नों की थी जो कि 15 अध्यायों में बटी हुई थी। लिख लेते हैं 29 अगस्त 1953। देखिए ये जो है आयोग की स्थापना की डेट है और जो 1953 है जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसका डेट है 29 अगस्त 1953। उसके बाद 244 पृष्ठ थे उसमें और 15 अध्याय। यह जो रिपोर्ट थी उसने प्रस्तुत किया, यह 15 अध्याय बटी हुई थी। ठीक, अब आगे हम जानते हैं कि आयोग की सिफारिशें क्या थी और आयोग के सुझाव क्या थे। आयोग की सिफारिशें और आयोग के सुझाव। तो आइए देखते हैं आयोग ने अपनी क्या क्या सिफारिशें एवं सुझाव दिए थे। तो सर्वप्रथम अपने सुझावों में उसने माध्यमिक शिक्षा के दोष बताए। माध्यमिक शिक्षा के दोष आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गी है, यह सिर्फ एक उद्देश्य को पूरा करती है, बहुउद्देशीय नहीं, बहुमार्गी नहीं है। मगर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है वीडियो की शुरुआत में। उसके बाद उसने कहा यह पुस्तकीय है। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा होता है वो पुस्तकीय कीड़ा बन जाता है, अर्थात ये जो माध्यमिक शिक्षा है ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है, सिर्फ किताबों ज्ञान प्रदान करती है, बाहरी बाह्य जगत से कोई मतलब नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान से इसका दूर दूर से कोई रिश्ता आता नहीं था। उसके बाद है छात्रों में अनुशासन, सहयोग आदि की भावना जागृत करने में अक्षम। यह जो है छात्रों में अनुशासन, सहयोग, ये सब की जो नैतिकता, ये सब की जो भावनाएं हैं, इन सब का समावेश जो है इसके पाठ्यक्रम में नहीं था, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी थी। उसके बाद इसने अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया था। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सारे विषयों में तेज है, अंग्रेजी उसका पसंदीदा विषय नहीं, अंग्रेजी में वो कमजोर है, तो वह तो नहीं माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसका अर्थ यही हुआ। तो इसने अंग्रेजी को अनिवार्य विषयों में रखा था, जो कि गलत था। अंग्रेजी को ऐच्छिक विषयों में रखना चाहिए कि जो स्व इच्छा से व्यक्ति ले सके, न कि जबरदस्ती। उसके बाद उत्तम शिक्षा विधि का प्रयोग इस समय नहीं हो रहा था, जो कि सबसे प्रमुख कमी है। उत्तम शिक्षा विधि का प्रयोग नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा। उसके बाद पाठचर्या व्यापक नहीं थी। उस वक्त की जो पाठचर्या थी वो बहुत ही संकुचित थी। यह व्यापक इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें अत्यधिक विषयों का समावेश इसमें नहीं हुआ था। जैसे माध्यमिक स्तर में किसी को पढ़ना है जीव विज्ञान, किसी को पढ़ना है वनस्पति विज्ञान, या किसी को पढ़ना है आपका मैथ, उसमें मैथ है ही नहीं, या किसी को क्या कहते हैं वो साइंस स्ट्रीम ना लेकर कॉमर्स से आ गया 12 में, या आर्ट साइंस से आ गया 12 में, तो वो नहीं कर सकता माध्यमिक शिक्षा में। वो कला संकाय से एडमिशन नहीं ले सकता, उसे सिर्फ विज्ञान वर्ग ही पढ़ना होगा। तो ये सब क्या थी, ये सब कमियाँ थी। मानविकी संकाय भी नहीं था उसमें शायद, तो ये पाठचर्या उसमें की व्यापक नहीं थी। आगे देखते हैं दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। उस जो परीक्षा प्रणाली थी वो भी दोषपूर्ण थी, जो कि इसकी कमियों में से एक थी। उसका 8वीं कमी इसकी आती है योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक जब तक नहीं रहेंगे, जब तक उन्हें बाल मनोविज्ञान ज्ञान नहीं होगा, बाल को कैसे पढ़ाना ये किसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक अधिगम सही से नहीं हो सकता। जब अधिगम सही से नहीं होगा तो बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और जब अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आगे क्या भविष्य में अपना कार्य करेंगे, आप सभी खुद समझदारी जान सकते हैं। तो मेन बात है योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी का होना। आगे देखते हैं पाठचर्या का नीरस, बोझिल व परंपरागत होना। दरअसल हर समय नए नए नवाचारों को पाठचर्या में सम्मिलित करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। जो चलती आ रही थी वही चलती आ रही थी परीक्षा प्रणाली, पाठचर्या। इसीलिए जो उस समय पाठचर्या थी वो नीरस, जबरदस्ती लादने वाली, बोझिल हो गई थी। अर्थात अगर आपको माध्यमिक शिक्षा पास करनी है, माध्यमिक शिक्षा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, तो आपको ये सारे जो विषय हैं उबाऊ उन्हें पढ़ना होगा, भले आपका मन हो या न हो।
आगे है व्यवहारिक ज्ञान न प्रदान करना। मैंने बता दिया कि व्यवहारिक ज्ञान का आज के समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, वो हाउ आर यू, व्हाट डू यू मीन, ये सब बोल लेता है, लेकिन उसे भले ही एक अच्छे से फिट ना हो, उसके बाद मार्कशीट ना हो कक्षा 10 पास की भी। जैसे हमारे एक बनास का रिक्शा वाला है, तो क्या है, लोग समझें कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, वो जानकार है, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास व्यवहारिक ज्ञान, उससे बातचीत करने की शैली उसके पास है, उसके बाद चीज़ों को उचित समय पर समायोजन करने की शक्ति उसके अंदर है। तो लोग ये देखते हैं न कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आपकी मार्कशीट बताती है, लेकिन समाज में आपका व्यवहारिक ज्ञान ही आपको एक अच्छा पद दिला सकता है। तो उस समय व्यवहारिक ज्ञान की कमी थी, व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता था। अब आगे हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का संगठन के बारे में आयोग ने क्या कहा। माध्यमिक शिक्षा का संगठन, तो उसमें आयोग ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो उसने सर्वप्रथम पहला बिंदु दिया कि माध्यमिक शिक्षा का जो काल है वो 7 वर्ष का होना चाहिए और इसमें 11 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। इसके बाद इसने कहा कि बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जाए, एक मार्गी शिक्षा न हो, ऐसे ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाए जो सिर्फ एक उद्देश्य को न पूरा करते हो, कई सारे उद्देश्यों को लेकर चलते हो, ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाए। उसके बाद आयोग ने कहा ग्रामीण एरिया में अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए, कृषि महाविद्यालय कृषि कॉलेज की स्थापना की जाए, क्योंकि महाविद्यालय जो है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में चला जाएगा। तो उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विद्यालय की स्थापना की जाए जहां पर पशुपालन, बागवानी की शिक्षा दी जा सके। उसके बाद आयोग ने कहा कि अपने सुझाव में कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ छात्र रुक कर पढ़ सके, जो छात्र दूर दराज के हैं वे रुक के पढ़ सके, आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए। जैसा कि आज के समय में हमारा CHS है, नवोदय है, अन्य सारे कई विद्यालय हैं। उसके बाद आयोग ने कहा कि दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दिव्यांग हैं उनको यातायात में दिक्कत होती है। और उसके बाद आयोग ने अपने सुझावों में कहा कि जो योग्य बालक हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। जैसे हमारे योगी जी ने जो योग्य छात्र थे, हाई स्कूल इंटर पास करते हैं तो क्या करते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, अखिलेश जी ने भी दिया था। तो ऐसे सरकारें जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें समय समय पर पुरस्कार देती रहती हैं, उनको प्रोत्साहित करती रहती हैं। तो इस तरह से कहा आयोग ने कि छात्रवृत्ति प्रदान की जाए योग्य छात्रों को। और इससे सबसे अंत में उसने अपने सुझाव में कहा कि कक्षा 12 की जो पढ़ाई है उसको महाविद्यालय से संबंधित कर दिया जाए और जो कक्षा 11 तक की पढ़ाई है उनको माध्यमिक स्कूलों तक ही सीमित रहने दिया जाए और 12 की पढ़ाई को महाविद्यालयों से संबंधित कर दिया जाए, अर्थात उसमें महाविद्यालय कुछ टॉपिक अटैच कर दिए जाए, जिससे जब बालक 12 पास करके महाविद्यालय में जाए तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत न हो कि ये क्या आएगा। जैसे कोई बच्चा है विज्ञान से पढ़ के जाता है और BA में मनोविज्ञान पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि क्रो एंड क्रो क्या है, ये कौन सा आ गया, कौवा और कौवा, ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे दिक्कत न हो, उन्हें कुछ टॉपिक जो महाविद्यालय के हैं उन्हें इंटर में पढ़ा देने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में हम देखते हैं सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में आयोग ने कहा अपने सुझाव में कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए, अर्थात प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन हो। उसके बाद उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन जिन जिन राज्यों में नहीं हुआ है वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का सारा काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करती थी उस समय से। उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो। उसके बाद का तकनीकी शिक्षा जो है उनके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। उसके बाद आयोग ने कहा कि जो राशि मिलती है, सहयोग राशि मिलती है माध्यमिक विद्यालयों को, उस पर कोई भी टैक्स न लगे, वो आयकर से राशि मुक्त हो। उसके बाद आयोग ने कहा था कि मान्यता प्राप्ति हेतु
जो नियम कानून का निर्माण किया जाता है वह बहुत ही कठोर हो। इसके बाद आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि माध्यमिक शिक्षा का जो प्रशासन है वह प्रशासनिक समिति के हाथों में हो, विद्यालय प्रशासनिक समिति जो होती है उसके हाथों में हो। उसके बाद आयोग ने प्रशासन में सुझाव देते हुए कहा कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं और शिक्षा का प्रसार सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। इसके बाद आयोग ने अपने सुझाव में कहा था कि समय समय पर कॉलेजों का निरीक्षण किया जाए, ठीक। और उसके बाद आयोग ने कहा कि अपने सुझाव में कि जो निरीक्षण करता है वह निरीक्षण करके कॉलेजों का अपने सुझाव दे और उन सुझावों का अनुपालन कराए, ठीक है। ये जो बिंदु मैंने आपको बताया, सुझाव बताया, ये आखिर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य पुस्तक तो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य पुस्तक हेतु आयोग ने सुझाव दिए कि एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाए। इसके बाद आयोग ने कहा कि प्रत्येक विषय की 3-4 किताबें प्रचलित की जाए, चलाई जाए हर विद्यालयों में, प्रत्येक विषय की 3-4 किताबें, ठीक है। उसके बाद आयोग ने कहा था कि केंद्र सरकार जो है एक चित्र, जो किताबों में चित्र बनता है, तो चित्र बनाने के लिए एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करे केंद्र सरकार। उसके बाद पाठ्य पुस्तकों को जल्दी जल्दी न बदला जाए। इसके बाद जो आयोग ने अपने सुझाव दिए, इसमें सबसे अंतिम सुझाव था पाठ्य पुस्तकों के लिए कि पुस्तकों के लेखन के लिए जो अच्छे अच्छे लेखक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं आयोग ने अपना जो सुझाव है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने जो सुझाव है किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा में स्त्रियों के लिए तथा धार्मिक, स्त्री व धार्मिक, माध्यमिक शिक्षा में स्त्री व धार्मिक शिक्षा। तो देखिए इन दोनों के विषय में यही कहूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पिछला वीडियो दे दूंगा, पिछला वीडियो का लिंक, उससे आप देख लीजिएगा। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने धार्मिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा के लिए अपने सुझाव दिए हैं वही कार्य माध्यमिक शिक्षा ने, माध्यमिक शिक्षा के लिए जो आयोग बना है मुदालियत आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने माध्यमिक शिक्षा में दी हैं। सिर्फ नाम का अंतर है, वहाँ विश्वविद्यालय लग गया है, यहाँ पे माध्यमिक लग गया है, और बाकी सारे कार्य वही हैं। अब हम आगे देखते हैं शिक्षण विधि संबंधी क्या सुझाव थे। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण विधि हेतु सुझाव। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण से संबंधित सुझाव। तो देखते हैं आयोग ने क्या सुझाव दिए थे शिक्षण से संबंधित। तो आयोग ने सबसे पहले कहा था कि बालकों में सक्रिय भागीदारी के लिए क्रिया विधि के सोपानों का प्रयोग किया जाए, अर्थात बालकों में अधिक अधिगम करने के लिए शिक्षण कार्य के समय उन्हें अधिक सक्रिय रखा जाए क्रिया विधि के द्वारा। उसके बाद आयोग ने कहा था रटने की जगह समझने पर अधिक बल दिया जाए, ठीक, अर्थात रटने की जगह समझने पर अधिक बल दिया जाए। उसके बाद आयोग ने कहा था कि सब विधि साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके अधिगम को बढ़ाया जाए। सब विधि साधनों का मतलब ये होता है जो सुनाई दे, जैसे हमारा रेडियो हुआ, दृश्य साधनों में हमारा क्या हुआ, श्यामपट्ट हुआ, व्हाइट बोर्ड है, ये दृश्य साधन में आएगा। अध्यापक
सब विद्युत साधन दोनों में आएगा। अच्छा मतलब इन सभी चीज़ों का प्रयोग हो, टेलीविज़न का प्रयोग हो, टीवी का, सीडी प्लेयर का प्रयोग हो, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके अधिगम को और बढ़ाया जाए। इसके बाद आयोग ने कहा था छात्रों में स्वाध्याय विधि को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो छात्र माध्यमिक स्तर पर होते हैं उन्हें खुद से पढ़ने की क्षमता आ जाती है, उन्हें रटनी बनने जा नहीं दो जाता, तो उन्हें खुद से पढ़ने के लिए क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए। ठीक है, ये आयोग ने अपने सुझाव दिए थे, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। अब उसके बाद आयोग ने विद्यालयों के लिए क्या सुझाव दिए थे ये हम देखते हैं। तो आयोग ने सबसे पहला सुझाव जो दिया था, लिख लेते हैं पहले, माध्यमिक शिक्षण में विद्यालयों के लिए सुझाव। तो आयोग ने सबसे पहला सुझाव दिया कि जो पढ़ाई का कार्य दिवस है वो कम से कम कितने दिनों का हो, 200 दिनों का हो। उसके बाद आयोग ने सुझाव दूसरा ये दिया कि विद्यालयों में उचित मात्रा में फर्नीचर, सब विद्युत साधन आदि जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे टॉयलेट हुआ, इन सब चीज़ों की क्या होनी चाहिए, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आयोग ने कहा था कि छात्रों की जो संख्या है वो 750 से ज़्यादा एक विद्यालय में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा जोड़ी मठ उजाड़ ये हालांकि कहावत अलग है, तो जैसे जितने भी अधिक विद्यार्थी होंगे उनको पढ़ाने में दिक्कत होगी, कम रहेंगी तो अच्छा शिक्षण अधिगम हो सकेगा। इसलिए एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 750 हो। ये सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के विद्यालयों के लिए। अब आगे हम देखते हैं शिक्षकों के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया था। विद्यालयों के लिए सुझाव, शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले आयोग ने सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के लिए कि जो शिक्षकों के वेतन है वे समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अर्थात कोई अगर महिला शिक्षिका है और कोई पुरुष शिक्षक है, दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षकों के चयन हेतु नियम का निर्माण करना चाहिए, अर्थात जब शिक्षकों के चयन हेतु नियम का निर्माण हो जाएगा तो अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन हो सकेगा। उसके बाद आयोग ने कहा था कि जो शिक्षकों का वेतन है उनको निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति समय समय पर शिक्षकों के वेतन में कटौती या बढ़ोतरी कर सकेगी। उसके बाद आयोग ने कहा था कि शिक्षकों के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए, अर्थात जो भी सर जी मैडम जी के बच्चे होंगे वे 12 तक अथवा इंटर तक शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षकों को अगर विवाद हुआ है, शिक्षकों में कोई असहमति है किसी बात को लेकर, तो उनके समाधान के लिए एक निर्णायक मंडल की स्थापना की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज भी है कि शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की सख्त मनाही हो, अर्थात शिक्षक से विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे और घर पे आराम करेंगे, लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ट्यूशन घाटा ये होता है कि अध्यापक विद्यालय अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों कहते हैं कि हमारे घर पे आकर कोचिंग करिए, ट्यूशन करिए, आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद आयोग ने सबसे अंतिम में सुझाव दिए थे शिक्षकों के लिए कि जो अच्छे शिक्षक हों, जिनका सेवा काल अच्छा रहा हो, सेवा अनुभव, उनका जो रिटायरमेंट है वो 58 साल की जगह 60 साल पे किया जाए, उसे 2 साल और सेवा ली जाए। उसके बाद अब हम आते हैं कि मुदालिर आयोग के क्या गुण और क्या दोष थे। हम इनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के क्रम में सबसे पहले हम गुणों का अध्ययन करते हैं कि मुदालिर आयोग के क्या गुण थे। तो मुदालिर आयोग के जो सबसे पहला गुण है वो है छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। मुदालिर आयोग ने छात्रों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया और सभी पहलुओं का विकास करने की बात कही। उसके बाद है दूसरा, शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु
उपयुक्त सुझाव। आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सारे उपयुक्त सुझाव, तो यही है शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उसने उपयुक्त सुझाव प्रदान किए थे। अब है तीसरा, रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करने की इसने बात कही, जो कि इसके प्रमुख गुणों में से एक है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं, जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा हो, इसने ऐसा अपने सुझाव में कहा, यह भी इसके गुणों में से एक है। आगे देखते हैं, इसने शिक्षकों हेतु बहुत ही उपयुक्त सुझाव की बात की थी। उसने शिक्षकों के वेतनमान, सेवा उसने ये कहा था कि शिक्षकों को क्या कहते हैं, फंड मिलना चाहिए, बीमा होना चाहिए उनको भी, उसके बाद वो मिलना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, जो रिटायरमेंट में पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए ये सब बातें कही थी। तो शिक्षकों हेतु भी इसने बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए थे। इसके बाद हम देखते हैं उपयोगी पाठ्यक्रम हेतु इसने बल दिया था। और कैसे बल दिया था? पुस्तकों के लिए इसने अच्छे अच्छे पुस्तकों का चलन करने के लिए जोर दिया था कि एक विषय की कम से कम 2 या 3 पुस्तकें चलें, अच्छे अच्छे लेखकों की पुस्तकें चलें, लेखकों को और क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए किताब लिखने के लिए, चित्र हेतु एक अलग से समिति बनाई जाए। तो ऐसे ऐसे करके इसने पाठ्य पुस्तकों हेतु भी अच्छे सुझाव दिए थे, जो कि उनके गुणों में शामिल होता है। अब हम देखते हैं इसके दोष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज के गुण होते हैं और दोष होते हैं। तो आयोग ने सबसे पहला जो अपना सुझाव दिया था वो क्या था? अस्पष्ट था। आयोग के जो सुझाव थे कि दोषों में पहला दोष है कि इसके सुझाव तो क्या थे? अस्पष्ट थे। इसलिए इन्हें बाद जाकर फिर से संशोधन करने की बात आई, इससे क्या हुआ? समस्या ही पैदा हुआ। उसके बाद इसके दूसरे दोषों में से आता है कि पाठ विषयों की अधिकता। इसमें बहुत सारे पाठ विषयों का क्या किया? समावेश कर दिया। तीसरे नंबर पर आता है इसके दोषों में कि अंग्रेजी के विषय में जो आयोग के विचार थे वो स्पष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे स्पष्ट? क्योंकि जो आयोग ने कहा था कि अंग्रेजी जो है अनिवार्य विषयों में भी रहेगी और सामान्य विषयों में भी रहेगी। अर्थात आयोग क्या कहना चाहता था अंग्रेजी विषय में, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। अनिवार्य भी है, सामान्य भी है, दोनों में है, क्या कहना चाहता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं चौथा दोष आयोग का। चौथा दोष आयोग का ये है कि इसने जो प्राइवेट संस्थान है, व्यक्तिगत संस्थान है, उनके लिए जो व्यवस्था बताई थी वो हास्यास्पद है। क्यों हास्यास्पद है? क्योंकि जो शिक्षण विधि प्रविधि शिक्षण के लिए जो उसने शिक्षा क्या कहते हैं अधिगम सामग्री का प्रयोग करने की बात उसने कही, वो अत्यधिक खर्चीली है। वो बिना सरकार की सहायता के उनका क्रियान्वयन संभव हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो इसकी 5वीं सबसे प्रमुख कमी है इस आयोग की, इसने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात की थी। बात उसने सही की थी, लेकिन उस समय के परिवेश में जो बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जा रहे थे वे बहुत ही क्या थे? खर्चीले थे। तो ये सब आयोग के दोष थे। तो अब हम गुण और दोष दोनों का मूल्यांकन करने पता करते हैं कि जो आयोग है, हालांकि इसमें कुछ दोष भी हैं, गुण भी हैं। दोष की संख्या जो है वो गुणों से क्या है? कम है। इसलिए गुणों की अधिकता को देखते हुए हम ये कहेंगे कि आयोग ने उस समय की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करने का कार्य किया। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दर्शाएं।